वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये टॉपिक का 16th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अभी तक ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। जब भी एग्जाम में आता है डाटा चेंज करा के आ जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 3, 5 ऐसा है ना, तो डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट जो है वो लगभग एक ही रहता है। और ये प्रॉब्लम आपको घर से ही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए तो ये प्रॉब्लम एग्जाम में आपको दिक्कत देगा, आपसे वो सॉल्व नहीं होगा, फिर आपका समय जाएगा और आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम आप ये वीडियो आज का पूरा देखिए ताकि ये प्रॉब्लम आपको पूरा समझ में आ जाए। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आए तो आपको वो सॉल्व करते आना ही चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू सो दैट द इक्वेशंस। देखो यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं, उसमें आप देख सकते हैं जो आखिरी इक्वेशन है उसमें लैम्बडा एंड म्यू है। लैम्बडा एंड म्यू का वैल्यू हमें इन्वेस्टिगेट करना है। सो दैट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट नो सॉल्यूशन, सेकंड यूनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब हमें पता करना है कि लैम्बडा और म्यू की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि हमें नो सॉल्यूशंस मिलेगा, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू ऐसा क्या रहेंगी कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और उनकी वैल्यूज ऐसी क्या रहेंगी कि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसका मतलब ये तीनों टाइप के सॉल्यूशंस के लिए हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू क्या रहेगी वो हमें यहाँ पे गेस करना है, हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना है, हमें पता करना है, ठीक है। इसके पहले भी हमने इसका ऐसा एक प्रॉब्लम लिए थे, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपका उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स वो प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, फिर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या उनको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, उनको ऐसा लगता है कि ये उनको नहीं आता, तो वो सॉल्व ही नहीं करते। वो इन्वेस्टिगेट और लैम्बडा और म्यू का ऐसे टर्म देखे बराबर वो क्वेश्चन को छोड़ देते, उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट होता कब है, और ये तीनों की कंडीशन पता होना चाहिए, मतलब नो सॉल्यूशन कब मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है। अगर आपको ये पता है तो आप ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम आपको यहां सब बताएंगे। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए हैं, देखो तीनों इक्वेशंस एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। चलो ये तीनों इक्वेशंस हम पहले लेंगे और इनको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन इक्वेशंस, देखो गिवन इक्वेशंस हम यहाँ लिख लेंगे, गिवन इक्वेशंस आर यहाँ पे कॉपी किए हैं। और अब ये तीनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में पहले पुट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय 3 मैट्रिक्स बनेंगी, पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय जैसा हमने कहा 3 मैट्रिक्स बनेंगी। तो देखो पहला मैट्रिक्स ये हम बनाएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। दूसरा रहेगा अननोन मैट्रिक्स जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहेगा, और तीसरा रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करो। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स है वो आपको लिखना है। जैसे पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या है, 2, 3, 5। तो यहाँ फर्स्ट रो में लिखो 2, 3, 5। सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है 7, 3, -2। तो यहाँ लिख लो 7, 3, -2, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में 2, 3 लैम्बडा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2, 3 लैम्बडा। तो ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स का हमने यूज किया है। अब अननोन मैट्रिक्स तैयार करो जिसमें तीनों के अननोन्स एक्स वाई जेड यहां पे लिखो कॉलम फॉर्म में, ठीक है। और इक्वल टू के राइट साइड में आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स तैयार करना है। इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी है वो यहां लिख लो 9, 8 एंड म्यू, ठीक है। तो ऊपर की तीनों इक्वेशंस हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी। अब ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं उसमें ये जो पहला मैट्रिक्स है ये है एज ए मैट्रिक्स, लास्ट वाला ये जो मैट्रिक्स है ये है बी मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है ये है एक्स मैट्रिक्स, ऐसा मान के चलो, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहां पे हम इक्वेशन बना सकते हैं। सो देयरफॉर a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसा हम इक्वेशन बना सकते हैं। आप यहाँ पे a, b और x मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे हम इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे फिलहाल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी तो उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स, अब क्या करना है आपको, यहाँ 3 में से 2 मैट्रिक्स का यूज करके एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना है। हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का यूज करेंगे और एक न्यू मैट्रिक्स तैयार करेंगे, उसको बोलेंगे ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम यहां लिख लेंगे नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स उसको बोलते हैं मैट्रिक्स सी। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को मैट्रिक्स सी बोलेंगे, और
मैट्रिक्स सी जो है वो आपको ए और बी को कंबाइन करके तैयार करना होता है, ए कोलन बी, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके हम सी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो कैसे बनता है ये, सी इक्वल टू, सबसे पहले ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ आएंगे। तो ये देखो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमारे पास पहले से है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये आ गए ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। और अब बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो कि ये है 9 8 म्यू, वो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं। और इनके बीच में आप चाहे तो पार्टीशन दे सकते हैं, ये देखिए ये हमने बीच में पार्टीशन रखे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला ए मैट्रिक्स है और इधर का बी मैट्रिक्स है और ये कंबाइन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए रैंक चेक करते आना चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स का रैंक चेक करते आता है तो आप आसानी से सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं वो पता कर सकते हैं। रैंक क्या होता है, इसके पहले ऑलरेडी हमने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के नंबर ऑफ वीडियोस इसके पहले अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप जरूर देखिए, उससे आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड रैंक, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो आपको फिर भी डेफिनेशन बता देते हैं। टू फाइंड रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो की जो संख्या होती है वही उसका रैंक होता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, अगर हमें यहां चेक करना है कंसिस्टेंसी की कंडीशंस, अगर हमें यहां चेक करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गिवन ये जो सी मैट्रिक्स है इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम वही है, इसके पहले के भी हर एक वीडियो में हमने वही किए थे। सबसे पहला काम है ये सी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सी मैट्रिक्स है चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डायरेक्टली अभी से रैंक आपको पता चल जाएगा और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब आप कहोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये जो सी मैट्रिक्स है क्या इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है, नहीं, इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। कौन से लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, तो ये जो मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3/4। इसका हम यहां ऑर्डर लिख लेते हैं, 3/4 का ऑर्डर है क्योंकि इसमें 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। देखो यहां 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो 3/4 मैट्रिक्स है। 3/4 मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या होते हैं बता देते हैं। तो इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ये होते हैं, देखो ये है इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। क्या ये 3 प्लेस पे 0 है क्या, नहीं, यहां तो 7 2 3 है, यहां 0 नहीं है। तो अगर यहां 0 नहीं है इसका मतलब हमें यहां पहले 0 ले आना पड़ेगा। अगर हम यहां 3 जगह पे 0 ला लेते हैं तब जाके हम कहेंगे इसको एज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक बार ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया तब जाके हम इसका रैंक पता करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा सिस्टम कंसिस्टेंसी का क्या यहाँ पे स्टेप्स है, फिर हम वो अप्लाई करेंगे। तो ये 3 जगह पे 0 ले आना पड़ेगा। ये जो 3 प्लेसेस है ये है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की प्लेसेस, ठीक है, 3/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स में। अब ये 3 जगह पे 0 ले आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। तो चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके ये 3 प्लेस पे 0 ले आएंगे। तो अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे, एक काम करते हैं, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो ये देखिए न्यू स्लाइड हमने ले लिया है, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये मैट्रिक्स हमारे सामने है, सी मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम सेकंड रो में 0 लाएंगे और थर्ड रो में 0 लाएंगे, ठीक है। देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है। तो ये जो 7 2 3 है ना, उसमें से पहले 7 और 2 के प्लेस पे 0 ले आएंगे। अगर आपको 7 और 2 पे प्लेस पे 0 लेके आना है तो देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाओ। आपको क्या करना है, सेकंड रो और थर्ड रो का कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करना है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ 7 के जगह 0 लेके आना है और अगर इसका कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करना है तो क्या करो, ये सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट रो को 7 से मल्टीप्लाई करो और दोनों में सब्सट्रैक्शन करो, यानी 2 ऑफ रो 2 माइनस 7 ऑफ रो 1, ऐसा करो। इससे आपको ये 7 के प्लेस के जगह 0 मिल जाएगा। बाकी कहीं पे कोई एलिमेंट आए वो आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 7 के प्लेस पे 0 आना चाहिए। उसके बाद थर्ड रो में अगर आपको यहाँ 2 के जगह अगर 0 चाहिए तो इसका कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करो। फर्स्ट रो में ऑलरेडी 2 है, सो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है आपको सिर्फ थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो करना है, तो थर्ड रो में यहाँ 0 आ जाएगा। देखो आपको करके बताते हैं। सी मैट्रिक्स देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे 2 3 5 और यहाँ 9 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज है, ठीक है।
सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या बनते हैं देखो। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, सबसे पहले थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालते हैं। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करो, आप ये इक्वेशन का यूज करो, R3 वाली इक्वेशन का यूज करो, उससे आपको थर्ड रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। उसके लिए बस आपको R3 माइनस R1 करना है, माने थर्ड रो के एलिमेंट्स माइनस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स करना है। तो देखो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, सो 2 माइनस 2 करो 0, यहाँ लिख लो 0। उसके बाद थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 3, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 3, सो 3 माइनस 3 करो, ये भी 0। उसके बाद थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है लैम्बडा, और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 5, तो ये हो जाएगा लैम्बडा माइनस 5, तो यहाँ लिख लो लैम्बडा माइनस 5, ठीक है। और थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट म्यू है और फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट 9 है, तो यहाँ लिख लो म्यू माइनस 9। तो ये देखिए फाइनली हमने थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ पे पार्टीशन हम कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किए, ये हमने थर्ड रो के एलिमेंट्स निकाल लिए। अब बचे सेकंड रो के एलिमेंट्स। चलो सेकंड रो के एलिमेंट्स निकालते हैं। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स निकालने के लिए देखो आप क्या करना, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन का यूज करना है। देखो आपको साइड में रफ में सॉल्व करा के बताते हैं। थर्ड रो का इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां पे सिर्फ माइनस करना था, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, इसलिए डायरेक्टली लिख लिए, ठीक है। लेकिन देखो सेकंड रो का हम कैलकुलेशन अलग से बता रहे हैं। तो आपको सेकंड रो के एलिमेंट्स निकालने के लिए ये R2 वाली इक्वेशन का यूज करना है। आपको क्या करना है, R2 के एलिमेंट्स यहाँ रखना है R2 की जगह, और इसके रिस्पेक्टिव जो रो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है वो R1 की जगह रखना है। देखो आपको सभी करा के बताते हैं। सबसे पहले 2, उसके बाद R2 यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 7 माइनस 7। अब R1 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो ये क्या होगा 2 7 माइनस 7 2, मतलब 14 माइनस 14 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख लो 0। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है। तो देखो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 3 है, तो यहाँ रखो 3, और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 है, तो यहाँ रखो 3, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस ये 21, 6 माइनस 21 कितना, ये हो जाएगा 15 माइनस में, तो यहाँ लिख लो माइनस ऑफ 15। उसके बाद देखो थर्ड एलिमेंट निकालना है। तो क्या करो, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आपको R2 और R1 की जगह रखना है। तो ये 2 ऑफ -2 माइनस 7 ऑफ 5, तो ये हो जाएगा -4 माइनस ऑफ ये 35, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 39, तो यहाँ लिख लो माइनस ऑफ 39। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट निकालना है। अगर आपको फोर्थ एलिमेंट निकालना है तो क्या करो, ये सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट 8 यहाँ रखो और फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट 9 यहाँ रखो, ठीक है। मतलब ये ऐसा 2 इंटू 8 माइनस 7 इंटू ये 9, तो ये 16 माइनस 63, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा -47, ये देखो -47 ऐसा रहेगा। तो फाइनली हमने क्या किए, फाइनली हमने यहाँ पे सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो जैसा हमने पिछले स्लाइड में आपको कहा था कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके हमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 करना है। तो चेक करो क्या लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो गए। यस बिल्कुल, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट एक ही स्टेप में यहाँ पे 0 हो गए। देखो यहाँ पे 3 जगह 0 चाहिए था, मिल गया, तीनों जगह 0 मिल गया। देखो ये देखो, ये 3 जगह पे 0 चाहिए था, 3 प्लेस पे 0 चाहिए था, मिल गया, है ना। ये 3 प्लेस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 प्लेस पे 0 मिल गया, इसका मतलब ये अब हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो हमने जैसा पिछले स्लाइड में आपको बताए थे, ये देखो यहाँ पे आपको हमने बताए थे कि ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। अगर ये 3 जगह 0 आ गया तो फिर इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। तो फाइनली ये 3 जगह पे 0 आ चुका है, देखो, ठीक है। हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज किया। इसका मतलब ये पूरा जो सी मैट्रिक्स है ये क्या है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट हटा देते हैं। कैलकुलेशन पार्ट एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप ये बड़े बड़े कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये सी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दिए हैं। ये है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अब क्या करो, इसमें से ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बाहर निकालो। आपको हमने बताए थे कि जो सी मैट्रिक्स है वो 2 मैट्रिक्स से बना है, ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स। इसके पहले के स्लाइड में हमने बताए थे, देखो ये देखो हमने क्या किए थे, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके सी मैट्रिक्स बनाए थे ना, ठीक है। उसमें से ये था ए मैट्रिक्स और ये था बी मैट्रिक्स, उसको कंबाइन करके सी मैट्रिक्स बनाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो न्यू, ये पूरा जो न्यू मैट्रिक्स है उसमें ये है न्यू ए मैट्रिक्स और ये है पूरा न्यू बी मैट्रिक्स। उसमें से ए मैट्रिक्स बाहर निकालो। तो उसमें से अगर हम ए मैट्रिक्स बाहर निकालेंगे तो हम यहाँ ए मैट्रिक्स लिखते हैं। क्या इसके एलिमेंट्स है 2 3 5, ये इसके एलिमेंट्स है फर्स्ट रो के। सेकंड एलिमेंट क्या है 0
-15 -39 और थर्ड रो के एलिमेंट क्या है 0 0 एंड लैम्बडा -5। ठीक है, अब ये आपको आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है। अब आपको देखो कंसिस्टेंसी कैसे चेक करना है वो बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स की तरफ आप ध्यान से देखो। अगर आप ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स की तरफ देखेंगे तो फिलहाल ए और सी का रैंक क्या है वो चेक करो। अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, हमने आपको डेफिनेशन बताए थे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो रो की संख्या होती है वही उसकी रैंक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी मैट्रिक्स में 3 रो है, ए मैट्रिक्स में भी 3 रो है। अब 3 में से कितने नॉन जीरो है वो चेक करो। ठीक है, तो देखो सी मैट्रिक्स में ये जो फर्स्ट रो है, क्या सभी एलिमेंट फर्स्ट रो के 0 है? नहीं, इसका मतलब फर्स्ट जो रो है वो एक नॉन जीरो रो है, हमने यहां लिखे NZ। सेकंड रो देखो, सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं, इसका मतलब सेकंड रो भी एक नॉन जीरो रो है। ए मैट्रिक्स में भी चेक करेंगे, ए मैट्रिक्स में भी फर्स्ट जो रो है वो एक नॉन जीरो रो है, सेकंड रो है वो भी एक नॉन जीरो रो है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो हमने आपको नॉन जीरो रो कैसे आइडेंटिफाई करना वो बता दिए। ठीक है, यहां सभी एलिमेंट्स 0 नहीं है इसलिए नॉन जीरो रो है, यहां पे भी सभी एलिमेंट 0 नहीं है इसलिए ये नॉन जीरो रो है, यहां पे भी बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था। क्वेश्चन में लिखा था कि लैम्बडा और म्यू की ऐसी क्या वैल्यू होगी ताकि हमें नो सॉल्यूशन मिले, ताकि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले, ताकि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। अब जो हम आगे बताने वाले हैं वो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके तरफ ध्यान नहीं देते, उसको लाइटली लेते, फिर उनको एग्जाम में समझ में नहीं आता कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि अब ये जो हमने यहां तक सॉल्व किया है, बस आपको सॉल्व यही तक करना है, अब आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है। अब आप आगे जो है आपको स्टेटमेंट में लिखना है। लैम्बडा और म्यू की वैल्यू यहां फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है। देखो क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू। क्वेश्चन में फाइंड आउट नहीं करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। मतलब हमें पता करना है कि लैम्बडा और म्यू की वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है ताकि हमें नो सॉल्यूशन मिले, यूनिक सॉल्यूशन मिले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। चलो अब इसको वन बाय वन सॉर्ट आउट करते हैं। यहां देखो, यहां सी और ए की तरफ देखो, ए का रैंक और सी का रैंक, दोनों रैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रैंक के ऊपर ही पूरा खेल है। जरा ध्यान से सुनो जो हम बताने वाले हैं। अगर देखो सुनो, अगर ए का रैंक 3 हो, सी का भी रैंक अगर 3 हो, तो ऐसे में दोनों का रैंक अगर 3 है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। और ये जो दोनों का रैंक 3 है वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं यहां पे? नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, एक्स वाई जेड, 3 अननोन है ना, एक्स वाई जेड। तो अगर ए का रैंक 3 हो, सी का भी रैंक 3 हो और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो, ऐसे में सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और वहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। समझ गए? तो हमने यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको बता दी है। अगर मान लो दोनों का रैंक 4 है और नंबर ऑफ अननोन भी 4 है, तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा और यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। बोलने का मतलब यह है कि दोनों का रैंक उतना ही रहना चाहिए जितना नंबर ऑफ अननोन हो, तो ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये हम एक ही चीज बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपकी माइंड में फिट होनी चाहिए। फिर से सुनो, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? जितने नंबर ऑफ अननोन होते हैं उतना ही अगर दोनों का रैंक हो जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अब हमें बताओ कि यहां पे दोनों का रैंक अगर हमें 3 करना है तो क्या करेंगे? दोनों का रैंक अगर हमें 3 करना है तो ऐसे में थर्ड रो भी नॉन जीरो होना चाहिए। अब थर्ड रो नॉन जीरो कब आएगा? ये देखो यहां पे थर्ड रो अगर हमें नॉन जीरो चाहिए, अगर हमें यहां पे नॉन जीरो चाहिए थर्ड रो, तो ऐसे में यहां पे 0 नहीं आना चाहिए। तो यहां लैम्बडा की वैल्यू आपको 5 छोड़ के कुछ भी रख लो। अगर आप लैम्बडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 करेंगे, अगर आप यहां लैम्बडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 रखते हैं तो यहां पे कभी 0 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो थर्ड रो है वो एक नॉन जीरो रो रहेगा और इसका रैंक 3 हो जाएगा, क्योंकि जितने नॉन जीरो रो होते हैं उतने ही पर्टिकुलर मैट्रिक्स की रैंक होती है। ठीक है, चलो ये तो हो गई यहाँ की बात। यहाँ की अगर बात करें, म्यू की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यू की वैल्यू अगर 9 भी हो तो भी चलता है, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 9 हो तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 0 नहीं आया और यहाँ अगर 0 आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है तो ही वो 0 रो कहलाएगा। एक भी एलिमेंट अगर 0 छोड़ के कुछ और है तो फिर ये नॉन जीरो रो कहलाएगा। तो देखो हम सेकंड रो की कंडीशन यहाँ लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट अगर आपका सेकंड
हम यहाँ पे सेकंड केस सॉल्व कर रहे हैं इनडायरेक्टली। देखो हम क्या लिख रहे हैं, सुनो। इफ लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 5 एंड म्यू इज एनी वैल्यू, इफ लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 5 एंड म्यू इज एनी वैल्यू, म्यू अगर कोई भी वैल्यू हो और लैम्बडा नॉट इक्वल टू 5 हो तो ही दोनों का रैंक 3 रहेगा। तो हम यहां लिख लेंगे देन रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमने लिखे। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? अगर दोनों का रैंक सेम हो और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलना तय है। तो दोनों का रैंक अगर आपको 3 ले आना है तो ये कंडीशन फॉलो करो कि लैम्बडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 होनी चाहिए और म्यू की कोई भी वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये कंफर्म है। एंड एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, देखो हमने लिखा है। अब आगे चलते हैं, अब बताते हैं आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब मिलते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको तब मिलेंगे जब दोनों का रैंक सेम हो लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन से अगर कम हो तो फिर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। अगर दोनों का रैंक 2 हो जाए या अगर दोनों का रैंक 1 हो जाए तो वो नंबर ऑफ अननोन से तो कम है ना, नंबर ऑफ अननोन 3 है। तो अगर दोनों का रैंक 2 हो जाए या 1 हो जाए तो ऐसे में सिस्टम तो कंसिस्टेंट रहेगा लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम होने की वजह से रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से कम है, इसलिए वहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। तो ये कंडीशन है। इसका मतलब यह है कि ऐसे में हमें यहां पे 0 ले आना पड़ेगा, हमें यहां दोनों जगह पे 0 ले आना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां और यहां 0 आएगा तो ही इसका रैंक 2 होगा, तो ही इसमें 2 नॉन जीरो रो रहेंगे और फिर कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बता रहे हैं, अगर यहां लैम्बडा की वैल्यू, अगर वहां लैम्बडा की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, अगर यहां लैम्बडा की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। यहां 0 हो गया तो ये पूरा 0 रो हो जाएगा। और अगर ये 0 है, अगर ये पूरा रो जो है अगर वो 0 रो रहेगा, इसका मतलब नॉन जीरो रो की संख्या 2 रहेंगी। ठीक है, यहां पे भी अगर हमें रैंक 2 लेके आना है तो ऐसे में यहां पे भी 0 होना और यहां पे भी 0 होना। और ये दो जगह 0 कब आएगा, अगर यहां लैम्बडा की वैल्यू 5 रखेंगे और अगर यहां म्यू की वैल्यू 9 रखेंगे तो दोनों की जगह 0 आएगा। इसका मतलब पूरा जो रो है वो 0 रो हो जाएगा। तो इसका भी रैंक 2 हो जाएगा, इसका भी रैंक 2 हो जाएगा और फिर वो दोनों का रैंक सेम होने की वजह से सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा और वहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे क्योंकि वो नंबर ऑफ अननोन से कम है। ठीक है, तो देखो अब हम यहां स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं। थर्ड केस सॉल्व कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जो क्वेश्चन में पूछा है, इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 5 एंड म्यू इज इक्वल टू 9 देन, यहां पे ये स्टेटमेंट को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि लगभग सेम है, बस थोड़ा सा यहां पे चेंज करना है। बस हमें यहां पे 3 को हटाना है, ये इक्वल टू का साइन हटाना है। देन रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। So therefore, given system is consistent and there exist infinite number of solutions, ऐसा लिखना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब मिलता है। अगर लैम्बडा की वैल्यू 5 हो जाए और म्यू की वैल्यू 9 हो जाए, ऐसे में दोनों का रैंक 2 हो जाएगा और वो नंबर ऑफ अननोन से कम रहेगा, इसीलिए जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा और वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। चलो अब लास्ट केस की तरफ चलते हैं। लास्ट केस है नो सॉल्यूशंस वाली कंडीशन बताने का रह गया। चलो नो सॉल्यूशंस का, अब नो सॉल्यूशंस की कंडीशन कैसी, बस यही है कि दोनों का रैंक अगर सेम नहीं है तो समझ लो नो सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। दोनों का रैंक सेम नहीं होना चाहिए, एक का 2 एक का 3 या फिर एक का 3 एक का 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक काम करेंगे, ए का रैंक हम यहाँ पे 3 कर लेंगे, ए का रैंक चलो ए का रैंक 2 कर लेते हैं, सी का रैंक 3 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी किसी को कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का रैंक मैच नहीं होना चाहिए। ए का रैंक अगर आपको 2 करना है तो यहाँ पे 0 ले आना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लाना है तो लैम्बडा की वैल्यू 5 होनी चाहिए। और अगर आपको सी का रैंक जो है, सी का रैंक अगर आपको 3 लेके आना है तो म्यू की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 9 होनी चाहिए। तो अब हम केस 1 सॉल्व करेंगे। तो केस 1, इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 5 एंड mu is not equal to 9 then rank of C is equal to 3, rank of A is equal to 2। ठीक है, therefore rank of C, या फिर आप बोलो ऐसा सिंस, ऐसा लिखना पड़ेगा,
मेंशन करेंगे कि सिंस रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। तो ये देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया है, ठीक है। अगर लैम्बडा की वैल्यू 5 रहती है और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहती है, नॉट इक्वल टू 9 रहती है, ऐसे में दोनों का रैंक जो है वो मैच नहीं करेगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे 0 कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 0 नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में इसका रैंक 2 हो, इसका रैंक 3 और फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहेंगे, नो सॉल्यूशंस रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों सॉल्यूशंस के लिए हमने आपको कंडीशन बता दी है। नो सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा और म्यू की वैल्यू ये होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा और म्यू की वैल्यू ये होना चाहिए, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा और म्यू की वैल्यू ये होना चाहिए। तब जाके गिवन सिस्टम में आपको जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको जो क्वेश्चन में पूछा है कि लैम्बडा और म्यू की वैल्यू इन्वेस्टिगेट करो पर्टिकुलर ये टाइप के सॉल्यूशंस के लिए, वो हमने यहाँ पे निकाल लिए है और फाइनली प्रॉब्लम ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको ध्यान से ये इस तरह के स्टेटमेंट जो है एग्जाम में लिखते समय आपको लिखने के पहले ये जरूर चेक करना है कि आपका सी और ए क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखना है, क्योंकि एग्जाम में जो डाटा दिया होता है, क्वेश्चन में जो डाटा दिया होता है, डाटा अगर चेंज हुआ तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जैसा हमने कहा ये एग्जाम में बार बार आता है प्रॉब्लम, लेकिन डाटा चेंज करा के आता है। तो अगर डाटा चेंज भी अगर हो तो सॉल्व करने का टेक्निक आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, फिर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करो, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद वहां से ए मैट्रिक्स बाहर निकालो और ए और सी को कंपेयर करके जो टाइप के सॉल्यूशन चाहिए उसके हिसाब से आप कंडीशंस को सेट करना, और फिर उसके बाद आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखना है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम सब कुछ आपको समझ में आया होगा, कैसे हमने कंडीशंस बना के कैसे यहाँ पे सॉल्यूशंस निकाले। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको ज्यादा बेटर एग्जाम में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये टॉपिक के और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।